देख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? 17 थर्ड और दोनों क्या था? 12 और कोई 18 थर्ड देखते हैं। थर्ड बाइनोमियल का सम करना है सारे कोएफिशिएंट का और n से डिवाइड करना है। अरिथमेटिक मीन में ये तो करते हैं, सबका सम करके n से डिवाइड करते हैं। n से 0 से n तक का सम क्या होता है? 2 की पावर n, ये आ जाएगा 2 की पावर n और अपॉन बाइनोमियल पढ़ा दिया क्या? तो फिर ये अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ये बाइनोमियल फिर अपना पढ़ोगे। और 12 अभी अभी स्विच तो ऑन है। अभी ये मैक्सिमम वॉल्यूम अब आएगा। थर्ड वाला भी छोड़ दे, बाइनोमियल का है कुछ। 12th में क्या दिया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ di is the observation of then L is, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है बेसिकली, जो 10th क्लास में पढ़ा था। इसको वन स्टेप डेरिवेशन मेथड बोलते थे, जिसमें L जो है वो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन होता था। ठीक है, ये अज्यूममेंट नहीं कर सकते। 12th वाला अज्यूम मीन हो जाएगा। इसमें कोई मीन अज्यूम करते थे, फिर जैसे अपन ने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था, तो अपन क्या करते थे? जो समेशन FIDI अपॉन समेशन FI दिख रहा है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है। बस इसमें फर्क ये होता था कि मॉड नहीं लेते थे, जो प्लस से प्लस रहता था, माइनस से माइनस रहता था, और जो भी नंबर अपन ने मीन अज्यूम किया था वो लास्ट में ऐड हो जाता था। तो ये FIDI अपॉन FI वही है, मीन डेविएशन अबाउट अज्यूम मीन। अज्यूम मीन कोई भी मीन अपन खुद से अज्यूम कर लेते थे। जो xi की लिस्ट होती थी ना, उसमें जनरली जो बीच में xi होता था उसको मीन अज्यूम कर लेते थे। चलो 15 देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट्स फ्रॉम, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। अरिथमेटिक मीन वही है जो अपन मीन देखते हैं ना, और स्क्वायर ऑफ डेविएशन वही स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसके केस के अंदर, क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होगा? मिनिमम होगा ना। अपन ने क्या देखा था? मीडियन पहले देखा था, मीन मोड मीडियन, फिर मीन डेविएशन, फिर देखा था डेविएशन अबाउट मीडियन, और फिर अपन ने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट पॉसिबल मेजर है, तो उसके अबाउट मिनिमम रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम। ये बेसिकली जो डेफिनेशन दे रही है किसकी है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वेरिएंस, ये मिनिमम रहेगा। 17 पे आते हैं। वेटेड मीन, वेटेड मीन कोर्स में नहीं है। वेटेड मीन का ये मतलब होता है, जैसे मान लो कुछ डिस्क्रीट डेटा है मेरे पास, जैसे 2, 3, 5, 7। अब ऐसा है कि सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैंने इसको वेट दे दिया 8, इसको वेट कम इंपॉर्टेंट है तो 1 दिया, इसको 4 वेट दे दिया, इसको
टू वेट एरिया। तो जैसे वेटेज दे देना अपन अलग अलग चीजों को, तो वेटेड मीन अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को वेटेज दे देता है। तो ये कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी जैसा हो जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी में क्या करते हो आप, समेशन एफ आई एक्स अपॉन समेशन एफ आई करते हो ना, तो वेटेड मीन के अंदर आप क्या कर दोगे, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। तो वेटेड मीन आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन, समेशन डब्ल्यू आई एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू आई। इसमें बस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाता है, वेट्स आ जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 18 पे आते हैं, वेटेड मीन फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन वेट्स आर इक्वल टू नंबर। तो बोल रहा है कि ये आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस है 1 से लेकर के n तक, और ये सारी इनकी क्या है, वेट्स। अब निकाल के देंगे इस फार्मूला से, समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई के अंदर क्या आएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर। क्या होता है इन सबका सम, n n+1 2n + 1 अपॉन 6, और सारे वेट्स का क्या हो जाएगा 1 से लेकर n तक, n n+1 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा अपने पास, वेटेड मीन हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जगह बस यहाँ पे क्या आ जाता है, वेट्स आ जाता है। फिर 26 देखते हैं, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है, 10 है ना, तो मोड क्या हो जाएगा 6। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस नंबर को क्या बोलते हैं, मोड। इस 26 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 6 की है ना। 6 कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 10 है, 10 किसके अकॉर्डिंग आ रही है, 6 के लिए, तो मोड हो जाएगा 6। क्लियर। 24, मीडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओनली ओरिजिन ओनली स्केल। ओरिजिन का मतलब है कि अगर शिफ्ट कर दें, जो शिफ्ट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, जैसे x - xi है, फिर वो सारी ऑब्जर्वेशन होगा, है ना। तो जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है वो भी उतनी शिफ्ट हो जाएगी अपने पास। तो जो क्वांटिटी मिड में थी पहले, वो क्वांटिटी अभी भी किस में रहेगी अपने पास, मिड में रहेगी। तो अगर अपन ओरिजिन बेसिकली चेंज कर देंगे तो वो जो क्वांटिटी पहले मिड में थी वो भी मिड में रहेगी। स्केल के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो किसी को डबल कर दिया है, किसी को ट्रिपल कर दिया, तो सारी जितनी भी क्वांटिटीज अपने पास वो इक्वली डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो बीच वाली क्वांटिटी भी उतनी ही डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो जो क्वांटिटी बीच में वो तो अभी भी बीच में रहेगी, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे बीच में 15 आ रहा था, मैंने xi - 3 किया तो मीडियन 12 हो गया। या बीच में 15 आ रहा था, मैंने 3 × xi किया तो मीडियन 45 हो गया। तो मैं ऑब्जर्वेशन अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होंगी, बट वैल्यू वाइज मीडियन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट, एक्सरसाइज 28 में फॉर्मूला कोर्स में नहीं आता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ बाइनोमियल है, वो पढ़ाएंगे आपको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रोबेबिलिटी देखोगे तो फॉर्मूला बता देंगे, वो छोड़ो। 35 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन फ्रॉम एनी अदर सेंट्रल वैल्यू। सही बात है, मीन नहीं, लेस देन। मीन डेविएशन और मीडियन सबसे कम होता है बाकी सेंट्रल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं अपन को, एक तो ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक इक्वल टू। सबसे सेफ और सबसे कम मीन डेविएशन हमेशा मीडियन के अबाउट होता है, ठीक है। तो मीन मोड मीडियन, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जब स्क्वायर्स की बात करें तो सबसे कम हो जाएगा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा 43rd में दे रखा है, if coefficient of variation and standard deviation of a distribution are 50% and 20, then mean is, ये बताया था ना फॉर्मूला, सिग्मा बाय x बार into 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये क्या दे रखा है, 50% दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है अपन को किसके बराबर, 20 के बराबर। तो मीन क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिग्मा बाय x बार into 100 का सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाय x बार into 100 लास्ट में आया था ना, एकदम एंड में। और कोई डाउट नहीं। एक्सरसाइज 46, if each observation of a distribution is 36, variate x and mu are related as, वो वेरिएट से कंफ्यूज मत हो, ऐसा समझो कि
सिग्मा एक्स जो है वो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था, सिग्मा यू क्या है अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हर ऑब्जर्वेशन में अपन ने क्या कर दिया xi माइनस a अपॉन h। जिस चीज से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, सिर्फ उसका फर्क पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो हर ऑब्जर्वेशन s में क्या हो रही है, h से डिवाइड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे नया सिग्मा u लिखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन h के बराबर हो जाएगा। जैसे देखा था ना एग्जांपल 3xi + 2 वाला, सब में क्या हो जाता था स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से मल्टीप्लाई वेरिएंस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर h से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरिएट कुछ नहीं, वेरिएट आपका वेरिएबल जो x1 x2 x3 लेते हो, ठीक है। और 2 में बता 6 और 6 के अलावा 8, बाकी सबने लगाई कौन सा 21 और कोई 24, 6 में क्या दे रखा है वेरिएंस ऑफ अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 अप टू n टर्म्स। तो मैंने क्या बोला था वेरिएंस निकालने के लिए आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, सारी ऑब्जर्वेशंस को कर सकते हो ना। अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से तो क्या वेरिएंस चेंज होगी? नहीं होगी। तो आपको क्या दे रखी है ऑब्जर्वेशंस अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 अप टू n टर्म्स। तो अपन ऑब्जर्वेशंस क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ये एपी में है क्या सारे, देखो nth टर्म क्या होगा अल्फा प्लस n माइनस 1d, ये बात सही है। अब अपन क्या कर सकते हैं सारी ऑब्जर्वेशन में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब में से क्या बचा 0 2 4 6 8 ऐसे n टर्म्स बच जाएंगे। इसका वेरिएंस निकालना देगा ना अपन, ये निकाल सकते हो क्या पक्का, ये निकाल 1 बाय n सिग्मा स्क्वायर कर देना, 0 स्क्वायर से लेकर 2 into n minus 1 स्क्वायर फिर माइनस मीन का स्क्वायर। अल्फा तो सब में अल्फा हटा देंगे सब में से, ठीक है। चलो 8 देखते हैं, arithmetic mean of first n terms of the series। सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया क्या? जनरल टर्म लिखना आता है? क्या होगा इसका जनरल टर्म कोई बताएगा? 1 3 5 3 5 7 5 7 9। तो ऐसा समझो 3 सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है, हर सीरीज का जनरल टर्म लिख दो। जैसे 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे अपन, a plus n minus 1d ap है। 1 प्लस अगर r टर्म लिखना है 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं हम, nth टर्म लिखना आता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म है ये है 2r माइनस 1। इसी तरह इधर लगाओगे, ये इससे क्या है सब में 2 ज्यादा है, इसको क्या लिख सकते हो आप 2r प्लस 1, इसको क्या लिख दोगे 2r प्लस 3, और आपको इसका समेशन लेना है और उसके बाद फिर आप n से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहला काम तो क्या है समेशन लेना, कहां से r बराबर 1 से लेकर के n। दो तरीके हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन कर दो, r क्यूब का समेशन पता है, r स्क्वायर का पता है, r का पता है, 1 का भी पता है, फार्मूले यहां पे पुट कर देंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा एलसीएम लेने पर उसको किससे डिवाइड कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे। दूसरा तरीका क्या होता है, जब टर्म्स आपके इनमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है और जब ऊपर होते हैं न्यूमरेटर में, तो इसका अगला और इसका पिछला टर्म ये दोनों अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का 2r minus 1 2r plus 1 2r plus 3 अगला 2r plus 5। तो मैं इसी जनरेटर, ये जनरेटर तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं इस जनरेटर को ऐसे लिख लेता हूं 2r minus 1 2r plus 1 2r plus 3। अगला क्या होगा आपका 2r plus 5, या कोई पिछला वाला टर्म बता सकते हैं, जस्ट पिछले 2r minus 3। तो 2 क्या आता है ना, इसको है सब्ट्रैक्शन में डाल दो इसके साथ। क्या इनका डिफरेंस बता सकते हो क्या है 8। तो ऐसा मान सकता हूं कि मैंने इन तीनों के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा तो जो चीज मल्टीप्लाई करी वो चीज क्या करनी पड़ेगी डिवाइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/8 और इसका अपन समेशन कर रहे हैं, यहाँ तक बात ठीक है, इसमें कोई क्वेरी है पक्का। अब इसको जब आप डिफरेंस सेपरेट करोगे ना और r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके अल्टरनेट टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसको अलग करोगे तो ये क्या बनेगा 2r minus 1 2r plus 1
2r plus 3 2r plus 5 माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा 2r minus 3 2r minus 1 2r plus 1 और 2r plus 3 क्या यहाँ तक कोई डाउट है? डिफरेंस को सेपरेट करके बोल सकते हैं ना इसको r बराबर 1 पुट करना 1/8 को बाद में डिवाइड कर देना और n से भी डिवाइड करते हैं यूनिट निकाल कर r बराबर 1 पुट करो क्या बनता है देखो 1 into 3 into 5 into 7 माइनस उधर करो क्या बनेगा माइनस 1 into 3 into 5 ये ठीक है क्या पक्का 2 पुट करो क्या आएगा देखो 3 5 7 9 उधर कर रहा है 2 पुट उसके अंदर क्या बन रहा है 1 3 5 7 3 पुट करो 5 7 9 11 उधर 3 पुट करो 3 5 7 9 चमक रहा है क्या चमक रहा है लास्ट टर्म के लिए यहाँ पर बस n लगा दो क्या आ जाएगा 2n minus 1 2n plus 1 n क्यों लगाया क्योंकि n टर्म्स का निकालना है ठीक है और इसमें ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी कट होगा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बच जाएगा ये दोनों सॉल्व कर लेंगे डिवाइड किससे कर देंगे n से कर देंगे ये भी एक तरीका हो सकता है बाकी समेशन बता रखा है आपको सर ने आज टू मार्च पर आ रहा हूं बट पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा जब वो लिख लिया उसके बाद अपन ये समेशन कर सकते हैं ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 8 14 का 14 में क्या दे रखा है हमको मीन ऑफ बाइनोमियल बाद वेटेड मीन है तो फिर से क्या करोगे w i m i अपॉन समेशन w i बट बाइनोमियल में बात करना अभी छोड़िए 21 का पेज का चला गया हाँ mean there are mean square deviation about -1 and +1 of a set of observations are 7 and 3 then standard deviation of the set is ये हटा दोगे ये एक बार लिख लो ये लिख लेना ये समेशन में काम आएगा ये जो मीन स्क्वायर डेविएशन ले रहा है ये अपन वेरिएंस में अपन ने क्या बोला था कि किसी के अबाउट भी वेरिएंस क्या रहेगा सेम रहेगा तो अपन ने क्या बोला था कि भाई 1/n सिग्मा xi minus p का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा xi minus p अपॉन n का होल स्क्वायर ये भी वेरिएंस ही देता है ये अपन ने देखा था ना वेरिएंस अनचेंज रहते हैं ये याद करो क्या बोला था अपन ने ये बोला था दिस माइनस दिस ये भी क्या होगा अपना वेरिएंस के बराबर 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर ये दोनों सेम थे याद है इस पे क्वेश्चन भी देखा था आपने तो इसके अंदर मीन स्क्वायर डेविएशन पूछ रहा है तो सिर्फ ये पूछ रहा है ये नहीं मीन स्क्वायर लैंग्वेज से समझना डेविएशन स्क्वायर उसका मीन तो अपन को मीन स्क्वायर डेविएशन दे रखा है इसके केस के अंदर तो मीन स्क्वायर डेविएशन दो नंबर्स के अबाउट दे रखा है किन किन के अबाउट दे रखा है अपन को इसके केस के अंदर देखो एक तो दे रखा है -1 के अबाउट और एक दे रखा है अपन को 1 के अबाउट तो अपन क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं 1/n समेशन xi minus -1 का स्क्वायर ये दे रखा है 7 और 1/n समेशन xi minus +1 का स्क्वायर बराबर अपन को क्या दे रखा है 3 यहां तक बात समझ में आई अपन ने कैसा क्वेश्चन किया था याद हो तो ये 7n के बराबर था और ये 3n के बराबर था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाई थी सिग्मा xi स्क्वायर निकाला था सिग्मा xi निकाला था वही तो करना इसको ओपन कर सकते हो आप उधर भेज क्या बनेगा सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi प्लस समेशन ऑफ 1 बराबर 7n इसको ओपन करोगे तो सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा xi प्लस समेशन 1 इक्वल टू 3n सॉल्व कर लेंगे क्या सिग्मा xi स्क्वायर निकाल लेना सिग्मा xi निकाल लेना वेरिएंस के फार्मूला पे हो जाए पक्का कोई डाउट इसके कर लेंगे समेशन 1 को n मान लेंगे इधर जाके सबट्रैक्ट होगा एक बार दोनों को ऐड एक बार दोनों को सबट्रैक्ट ये लास्ट था 24 man spends equal amount on purchasing 3 pens 5 rupees 10 rupees 20 rupees average cost of pens बोल रहा है इक्वल अमाउंट स्पेंड getting
इक्वल अमाउंट स्पेंड करें इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल नंबर ऑफ पेन लेंगे, नंबर ऑफ पेन वेरी कर सकते हैं, अमाउंट सेम। तो अगर सिंपली आंसर निकालना है तो इनका एलसीएम ले लो। मान लो कि अमाउंट स्पेंड करें 5, 10, 20 का एलसीएम क्या हो 20 होगा। तो मान लेते हैं उसने दोनों में क्या स्पेंड किया है, तीनों पे 20 रुपीज स्पेंड किए तीनों पे। अपन को क्या करना है, मीन अमाउंट निकालनी है, पर पेन की क्या कॉस्ट आई होगी। तो पहली पेन की वैरायटी पे 20 रुपीज स्पेंड किया, इसमें 5 रुपीज कॉस्ट है एक पेन का, कितने पेन आए 10 रुपीज कॉस्ट वाले, इसमें कितने पेन आएंगे 20 रुपीज कॉस्ट वाले, कितने पेन आए होंगे 1। टोटल 60 रुपीज स्पेंड किया, टोटल पेन कितना है 7। आगे आंसर टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल पेन तो डिवाइड कर देते हैं। और बोल रहा है सब पे क्या किया, इक्वल इक्वल अमाउंट स्पेंड किया, मैंने 20 20 ले लिया, आप 20x देखो क्या फर्क पड़ता है, x से x कट हो जाएगा। क्लियर है बात। और कोई डाउट में 3 में बताओ। Without 3 26 sec 2 का 26 कोफिशिएंट ऑफ रेंज वाला, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज क्या है, रेंज निकाली क्या इसकी 14 - 6, रेंज क्या है इसकी 8 आ रही। मीन निकाला, इसका मीन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दिखा था अपन ने, सिग्मा बाय x बार इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बाय x बार इनटू 100। परसेंटेज में नहीं दे रखा तो सिर्फ क्या करोगे, रेंज बाय x बार। मीन निकालना जरा क्या आता है इसका 70/7, 10 है इसका मीन, और रेंज क्या है कितनी 6/10 क्या हो जाएगा 0.6। तो कुछ जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछे ना, ऊपर वो नंबर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास मीन आ जाएगा। परसेंटेज में पूछे तो इनटू 100, तो रेंज अपॉन मीन आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़े, डाउट नहीं। Sum of squares of deviation of 10 observations from their mean 50 is to 50. Then coefficient of variation is sigma निकालें। सिग्मा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, फॉर्मूला 1/n। इसमें देखो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट देयर मीन दे रखा है, फ्रॉम देयर मीन दे रखा है, मतलब आपको ये दे रखा है। क्या आप लैंग्वेज से ये समझ पा रहे हो, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, और सम भी दे रखा है 1/n की नीचे दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, यानी सिग्मा xi - x बार होल स्क्वायर दे रखा है, ये किसके बराबर आ गया 250। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड 1/n कर देते तो वेरिएंस आ जाती है। इसमें तो अलग से कुछ आता नहीं है, एक तो फार्मूला होता, तो दोनों साइड 1/10 कर दो, वेरिएंस क्या आ गई 25। ये सिग्मा स्क्वायर होती है, सिग्मा क्या आ जाएगा आपके पास 5 रूट ले लेंगे, सिग्मा ये सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा क्या आ गया, मीन क्या दे रखा है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5/50 इनटू 100। क्लियर है बात, पक्का। शीट मिल गई थी ना एसओटी की फॉर्मूला वाली, ठीक है। आगे बढ़े तो वैसे तो जो शीट है आपकी एसओटी की उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूला है, अपन पहले वो देख लेंगे जो मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता है। फिर बाकी के जो फॉर्मूला है वो आपके ऊपर, आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो बहुत एक्सट्रीम केस है, जनरली एटलीस्ट मेंस में तो नहीं पूछेंगे। एसओटी एडवांस का भी पार्ट है, एडवांस में मे भी आ सकता है पैसेज में या किसी फॉर्म में, बट जनरली इतना परेशान नहीं करेगा। जो बेसिक फॉर्मूला है अपन पहले एक बार वो देखेंगे, है ना, और फिर अपन बाद में उनके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो अगर शीट है आपके पास तो आप बाहर रख सकते हो चाहो, मैं इसको हटा दूं। तो एसओटी में जाने से पहले थोड़ी सी ट्रायंगल की बातें कर लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो कि जरूरत पड़ सकती है आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी या एसओटी में। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है,
कोई तो प्रॉपर्टी होती होगी, क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ वो आइडेंटिटीज देख रहे हैं जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या ABC आर थ्री एंगल्स सच दैट A + B + C = 5। चलो तो ये नोट कर लेना, है ना? आप ये सारी प्रूफ भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चाहो तो एक मैं प्रूफ करके बता दूं। तो जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, हेडिंग डाल देना कंडीशनल आइडेंटिटी। तो जैसे 9th में जब हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ते थे तो नोटेशन फॉलो करते थे। कैपिटल ए एंगल के सामने वाली साइड को अपन बोलते हैं स्मॉल ए, ठीक है? कैपिटल बी के सामने वाली साइड को बोलेंगे स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को बोलेंगे स्मॉल सी। ये तो नोटेशन है जो अपन फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है? और एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस सेमी पेरीमीटर भी देखते थे आप 9th में, a + b + c बाय, और हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकालते थे जिसको डेल्टा बोलते थे। क्या होता था हेरोन्स फार्मूला? रूट s s - a s - b s - c, ये अपन देख चुके हैं। और एंगल a + b + c ये ट्रायंगल के अंदर 180 होता है पाई के बराबर, ये बात पता है, ठीक है? तो पहले कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज देखते हैं, फिर अपन ये एसओटी के फार्मूलाज की बात करेंगे, है ना? तो कंडीशनल आइडेंटिटीज हेडिंग डाल सकता हूं, ठीक है? तो एक मैं प्रूफ कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। होंगे कैसे? सीडी फार्मूले लगा देते ना, ऐड करने वाले और सेपरेट करने वाले, प्रोडक्ट और सम ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वही यूज करेंगे, ठीक है? तो कंडीशनल आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो पहली कंडीशनल आइडेंटिटी आपके पास है sin 2a + sin 2b + sin 2c। इसको लिख सकते हो आप 4 sin a sin b sin c। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है कब? जब आपका a + b + c किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? जैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं। sin c + sin d क्या होता है? 2 sin c + d/2 cos c - d/2, याद है? इसमें लगा दें, क्या आएगा? 2 sin a + b साथ में cos a - b। अच्छा, sin 2c को क्या लिख सकते हो? 2 sin c cos c लिख देते हैं अपन, 2 sin c cos c। अच्छा एक बात बताओ, a + b + c 180 है, तो क्या मैं यहाँ से a + b को π - c लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा। और sin π - थीटा क्या होता है? sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट sin क्वाड्रेंट। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2 sin c, यहाँ पे क्या है? cos a - b, प्लस में क्या है? 2 sin c, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ cos c की जगह। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया? a + b की जगह लिखा π - c, तो c की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? π - a + b। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? c की जगह π - a + b। लेकिन cos π - थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दूं और इसकी जगह क्या लिख दूंगा? cos के अंदर a +, यहाँ तक बात समझ में आई? ये दोनों यूज करें, इसमें कोई दिक्कत? कोई sin π - थीटा sin थीटा, cos π - थीटा माइनस cos थीटा। कुछ कॉमन है? 2 sin c ले लेते हैं कॉमन। अच्छा, यहाँ क्या आ गया? cos a - b माइनस cos a प्लस, किसी को एक्सपेंशन पता है cos a - b? cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका cos a cos b माइनस sin a sin b। दोनों को सेपरेट करूंगा तो cos a cos b चला जाएगा, sin a sin b क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से क्या बन जाएगा? ये 2 sin a sin b। इसके साथ ले लो तो क्या आ जाएगा? 4 sin a sin b। बात समझ में आई? पक्का? तो ये एक तरह का प्रूफ है अपना कंडीशनल आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्री के सम और प्रोडक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से। बट आपको ये याद नहीं भी रहे तो आपको तरीका क्लियर होना चाहिए। एक बार आप खुद अपने हाथ से प्रूफ करोगे ना तो आपको आ जाएगा। जैसे मान लो मैं अब माइनस का sin 2c लिखता हूँ तो उसका अलग फार्मूला होगा, ठीक है? तो अपन बेसिक 5-6 फार्मूला देख रहे हैं, बट हो सकता है किसी और की जरूरत हो।
आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे अपन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज करके इस रिजल्ट तक पहुंचे। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? तो ये इसका प्रूफ है। कुछ और आइडेंटिटीज है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड चीज आप लिख सकते हो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 -4 cos a cos b cos c, ऐसा। ठीक है, ये भी प्रूव कर सकते हैं। पहले cos 2a cos 2b को साथ लेंगे, फिर cos 2c को लेंगे, फिर cos 2c को बोल देंगे। इस तरह से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, cos 2c को जैसे बोलोगे 2 cos स्क्वायर c -1 तो -1 वहां से आएगा, फिर कंबाइन कर देंगे। ठीक है, एक और होती है, ये तो डबल एंगल में चल रहा है, सिंगल में भी चल सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं sin a प्लस sin b प्लस sin c। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 टाइम्स cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। सेम तरीका बेटा जो फर्स्ट में किया था, sin a प्लस sin b कंबाइन करोगे, बस इस बार sin की जगह cos में क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर तो a प्लस b बन रहा था, इधर क्या बनेगा पता है आपको? a प्लस b by 2। तो ये आपके पास 180 माइनस c नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा? 90 माइनस c by 2, क्योंकि a प्लस b प्लस c 5 है, तो a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 क्या होगा? 90। इसलिए ये सब इसमें बदल गया, यहाँ पर cos में बदल गया, और कोई रीजन नहीं है। क्लियर है बात? इसी तरह cos में लिख सकते हो आप cos a प्लस cos b प्लस cos c। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। इसमें भी क्यों चेंज हुआ पता है ना आपको? पाई by 2 माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा नहीं होगा। ये सब किसमें चले जाएंगे? साइन में। और ये 1 इसलिए प्लस में आ रहा है क्योंकि इस बार इसको आप 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस 1 में नहीं तोड़ोगे, इस बार 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। तो ये मैंने जैसे कहा है ना, आपको ये सारी घर पे ट्राई करनी है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडेंटिटीज भी रिवाइज हो जाएगी। बात समझ में आई? दो और देख लेते हैं सिंपल सी। tan में बता cot में भी होती, बट tan वाली समझ ली तो tan को आप 1/cot लिख सकते हो ना, तो उसको अलग से याद मत रखना। tan वाली पता है तो cot वाली आ जाएगी। तो ये वाली जो tan में बता रहा हूँ, ये तो सब a प्लस b प्लस c बराबर पाई के लिए। tan आपको पता है पाई से पीरियोडिक होता है, ये तो 2 पाई से होता है। क्योंकि वो पाई से पीरियोडिक होता है तो वो a प्लस b प्लस c बराबर n पाई के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी मैं a प्लस b प्लस c बराबर पाई के लिए बता देता हूँ। tan ऑफ a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, किसी को पता है क्या tan a प्लस b प्लस c क्या होता है? a प्लस b पता है क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर आप ये बोलते हो ना tan ऑफ a प्लस b प्लस c, वो वाला फॉर्मूला नहीं पता है कि आपको s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 है। चलो ठीक है, तो ये आपके tan में फॉलो कर सकते हो। s1 मतलब एक एक क्वांटिटी का सब, s2 मतलब 2 एट अ टाइम पेयर्स, और s3 मतलब 3 एट अ टाइम पेयर्स। तो ये tan a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा आपके पास? tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये एक एक के सम हो गए। ठीक है, s3 की जगह क्या लिख दोगे? tan a tan b tan c, ये आ जाएगा s3 की जगह, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस s2। s2 मतलब tan a tan b और tan b tan c और tan c। बात समझ में आई? पक्का? अब अगर a प्लस b प्लस c 5 है तो tan 180 तो 0 हो जाए, मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0। न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे? tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। ये अपनी सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है यूज हो देखने को मिले। जैसे मान लो आपके पास बोल दिया कि 3 एंगल है ट्राइंगल के, a प्लस b प्लस c पाई है, और कहीं का अपने कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि क्यूबिक है, और क्यूबिक पे क्वेश्चन बना दिया। अब क्यूबिक के अंदर अपन क्या लेते हैं? अपन को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता होता है, माइनस b बाई a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पता होता है c बाई a, अल्फा बीटा गामा क्या होता है d बाई a। उस तरह की जो क्यूबिक बनेगी जब a प्लस b प्लस c पाई होंगे, वहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा के बराबर। तो ये आप क्यूबिक के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, जब इसको कॉपी में भी नोट करो तो लिख लेना कि क्यूबिक इक्वेशन में काम आ सकते हैं।
कहां पर, जहां पर tan a tan b tan c क्या हो, किसी के रूट्स हो और a plus b plus c आए, उस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज, a plus b plus c पाए है तो a by 2 plus b by 2 plus c by 2 क्या होगा 90, tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा उस केस में 0। तो अगर मैं a by 2 plus b by 2 plus c by 2 का एक्सपेंशन लिखूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ a by 2 b by 2 c by 2 हो तो क्या लिखोगे, tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, तभी तो 0 होगा डिनोमिनेटर, तो ये इसके 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब, जब एबीसी नहीं ले रहे, क्या ले रहे हो a by 2 b by 2 c by 2, तब उनका सम किसके बराबर है 90 के बराबर, और tan 90 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए डिनोमिनेटर को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। बात समझ में आ गई। ये तीनों ट्राई करना, और ट्राई करना अगर हो सके तो ये याद रखो, स्पेशली tan a plus tan b plus tan c को याद रखना ही रखना। क्लियर, कब होता है ये सब, जब ट्रायंगल के एंगल से। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशंस ऑफ। क्लियर, लिख लो, फिर अपन फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। S3 मतलब 3 एट अ टाइम का सम होता है। हाँ 3, इसमें एक ही क्लियर बनाना 3 का, यानी डेफिनेंस और वो क्लियर नहीं बना।
तो कुछ प्रॉपर्टीज क्यूबिक में अगर मैंने बोला x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 के रूट पे tan a tan b tan c जहाँ a प्लस b प्लस c पाए और मैं a की वैल्यू पूछ सकता हूँ तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा बराबर होगी। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज याद रखना। एक तो ट्रायंगल के अंदर क्या बोलते हो, सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड, सम ऑफ any two sides is greater than third side, ये पता है? Difference of any two sides is less than third side, ये भी पता है? और angle या ऐसे लिख दो side opposite to bigger angle is larger, side opposite to bigger angle is larger। यानी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास 40 डिग्री, ये साइड ए है, ये साइड बी है। 40 के सामने 40 बड़ा है ना 30 से, 40 क्या बड़ा है, ये 30 है 40, ये बचा हुआ क्या होगा 110, ये सबसे बड़ा है, इसको ये सी मान लें। तो ये सबसे बड़ा है ना, तो साइड सी भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। फिर 40 के ऑपोजिट ए है, सेकंड नंबर पे 40 आता है, ये सेकंड नंबर पे, और फिर 30 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा। क्लियर है? जो जितना बड़ा एंगल ऑपोजिट साइड की क्या होगी उतनी बड़ी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान में रखना। पहले रूल पर आते हैं हम। पहला रूल है अपना साइन रूल। साइन रूल क्या करता है, आपकी साइड और आपके एंगल्स को रिलेट करता है। तो एसओटी के क्वेश्चन करने का कोई ओनली मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है, अलग अलग सिचुएशन में कोई मेथड यूजफुल होता है, कभी कोई मेथड यूजफुल होता है। तो पहला रूल जो देखेंगे वो है साइन रूल। साइन रूल देखो, शीट लेकर आए ना आपको, इसमें आपको दिया होगा a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी, और ये इक्वल टू शीट हो तो उसमें लिख देना 2r। क्या लिखोगे, 2 into कैपिटल R। प्रूफ सबका नहीं देखेंगे, एक दो का प्रूफ बता दूंगा ताकि थोड़ा आइडिया ऐसा नहीं हो सभी एकदम से कहां से आए। सारे ज्योमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ है, एक दो देख लेते हैं। हां क्या हुआ, हां उस पे। तो दो चीजें होती है अपनी ट्रायंगल के अंदर, कभी सर्कल आप अंदर बना सकते हो, कभी सर्कल आप बाहर बना सकते हो। कोऑर्डिनेट तो हो गई ना, इन सर्कल, सर्कम सर्कल पता है आपको, इन सर्कल क्या होता है, अंदर बनता है, उसका सेंटर क्या होता है, इन सेंटर। कैसे बनता है, सारे एंगल बाय सेंटर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर, उसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आता है। तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल देखता हूं तो ट्रायंगल के अंदर आप ये भी बता सकते हो, इसको बोलते हैं इन सर्कल, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इन सेंटर। इसका ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस टेंजेंट और रेडियस ये 90 बनाते हैं, पता है, तो हम बड़ी थी 10th के। तो ये जो रेडियस होता है इसको अपन बोलते हैं स्मॉल r, ये होता है इन रेडियस। इसका फार्मूला भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। और ये जो सर्कल बाहर बनता है ना, ये बाहर जो सर्कल बनता है, ये इसका सेंटर होता है सर्कम सेंटर, और इसका किसी भी वर्टेक्स से आप डिस्टेंस ले लोगे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये होता है आपका कैपिटल R, इसको अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। ये कोऑर्डिनेट में आपने देखे होंगे दोनों डिस्टेंस, ठीक है। ये जो कैपिटल R है ये क्या है, यहाँ पर आपका सर्कम रेडियस के बराबर। बात समझ में आई? तो a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी, तीनों का रेशियो बराबर है 2 into कैपिटल R के बराबर। तो आपको कभी साइड को एंगल में कन्वर्ट करना हो तो आप a को लिख सकते हो 2r sin a, b को लिख सकते हो 2r sin b, c को क्या लिख सकते हो 2r sin c, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करना चाहे अगर अपन, तो जैसे मान लो ये abc है, आप यहाँ से क्या गिरा सकते हो, 90 गिराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन डिस्टेंसेस अगर देखें तो जैसे ये सामने की साइड स्मॉल है, इसके सामने और इसके सामने स्मॉल, इसको मान लेते हैं h, परपेंडिकुलर डाले इसको मान। साइन भी क्या लिखोगे यहाँ से, p by h लिखते हैं ना अपन, यहाँ जाएगा h by c, ये तो पता है साइन थीटा कैसे निकलता है। साइन c कैसे आएगा आपके पास, साइन c बताओ। तो यहाँ से अगर अपन देखें h तो दोनों केस में बराबर है ना, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इधर से h आएगा c sin b, और इधर से h क्या आ जाएगा आपके पास b sin c। यहाँ से क्या आ गया, c by sin c बराबर b by sin। इसी तरह इधर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये और b में आ जाएगा।
तो a by sin a, b by sin b, c by sin c का रेशियो क्या होता है? तीनों का बराबर होगा। किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स सर्कम रेडियस। बात समझ में आई? क्लियर? सर्कम रेडियस के 2 टाइम्स होता है, ये भी देख सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल है, आपने क्या किया, इसका सर्कम रेडियस बना दिया। अब मान लो ये सेंटर है, इसका सर्कम सेंटर, ठीक है। अब 9th में आपने क्या पढ़ा था, याद करो। सेंटर पे एंगल क्या बनता है? सर्कमफेरेंस का डबल बनता है, याद है? पक्का? एक और प्रॉपर्टी देखी थी आपने, ये तो लिख दूं मैं, रेडियस लिख दूं कैपिटल। एक और प्रॉपर्टी देखी थी आपने, याद करो। अगर सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये बाइसेक्ट भी करेगी, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से sin a निकालोगे तो ये आपके पास आएगा, ये साइड आती होगी ना, जैसे एंगल भी आता होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। प्रॉपर्टी देखी है तो नहीं, sin a किसके बराबर आ जाएगा? a/2 कैपिटल R। यहाँ से आएगा a by sin a बराबर 2R। तो अपन को डेरिवेशन पे नहीं जाना, बट अपन को उसी बस एक बार फील लेनी है। ये सब चीजें आ कहाँ से रही है? ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से आई है। ये जो रूल है, ये अपना क्या हो जाएगा? साइन रूल। क्या हो जाएगा? साइन रूल, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन वैसे तो आप क्वेश्चंस देखेंगे, अपन कल पूरे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। सिंपल सा जैसे एक एग्जांपल लेके चले, अगर अपन मान लो ये आपके पास है 30 डिग्री, या आपके पास है 45 डिग्री, इसकी लेंथ आपको दे रखी है सपोज 6√2, और आपसे इसकी लेंथ पूछी है क्या है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? b by sin 30 इक्वल टू 6√2 by sin 40। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर b की वैल्यू आ जाएगी 6। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, ये दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो अच्छी बात। एक जगह थोड़ा सा रिस्की होता है, जो एक साइन रूल की शॉर्ट कमिंग अलग से बताते नहीं, बट एक बार अपन देख लेते हैं। मान लो मैं ये केस नहीं लेकर ऑपोजिट केस लेता है इसका, सपोज थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा मानते हैं कि मैंने इसकी जगह आपको ये दिया होता है, ये होता है 6√2, ये होता है 6, ये होता है 30, और मैंने आपसे पूछा यार ये थीटा निकाल के बताओ तो क्या है? तो मेरा ठीक है सर, साइन रूल लगा देंगे। आपने लगाते चलो 6√2 by sin थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया आपने? 6 by sin 30 लिख सकते हैं ना। यहाँ से आपने कहा ठीक है सर, हमारा sin थीटा आ गया 1/√2, हमारा थीटा हो जाएगा 45। गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि cos और tan का तो अपन को पिक्चर क्लियर है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ट्रायंगल में 0 से 180 के आगे जाते नहीं अपन, लेकिन साइन में थोड़ी है ऐसा। ये 45 हो सकता है, ये 135 भी हो सकता था। 45 है तो 130, तो मेरे को क्या पता भाई कि थीटा 45 है या 135 है? मैं गैस थोड़ी करूंगा एग्जाम के। ये थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग है ना। तो अगर जनरली एंगल निकालने की केस में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल और ये थोड़ी सी इसकी शॉर्ट कमिंग, ये दोनों चीजें साइन रूल के साथ छाप लेना। प्रूफ नहीं भी चाहते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला जो आपकी शीट में लिखा हुआ है उसमें आगे इक्वल टू 2r लगा देना, पढ़ोगे तो याद रहेगा। ये दोनों एग्जांपल उतार लेना, फिर कॉस उतार। साइन रूल क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? इसका हाँ क्या चीज? एक्स सर्कल अपन एक्स रेडियस पढ़ेंगे तो बता दो। इन सर्कल अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करने से बनता है। एक्स सर्कल के लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वो बाहर की तरफ बनेगा, एंगल के बाहर बनता है। करता हूँ कि साइड्स को टच है, लेकिन एक्सटर्नली करता है, साइड्स एक्सटेंड करके है। जैसे मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ये मैंने एक्सटेंड करके दोनों साइड और मैंने ये सर्कल बना लिया। ये एक्स सर्कल हो गया ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। तीन एक्स सर्कल बन सकते हैं, ए के ऑपोजिट, बी के ऑपोजिट, सी के ऑपोजिट।
बता दो कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, वो जो साइड जो आपने लाइन सेगमेंट बनाया है वो बेस के पैरेलल होगा, उसका हाफ होगा। रीजनिंग का लास्ट टाइम चारों शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, स्टैट्स का पहली दो शिफ्ट में आया था, और मार्च थर्ड शिफ्ट के लिए उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस यूज कर दिया था ये क्वेश्चन देने के लिए, फोर्थ शिफ्ट में उन्होंने एसओपी डाला था। ठीक है, तो रीजनिंग स्टैट्स के चांस थोड़े से ज्यादा होंगे पेपर में आने के, और उसके बाद इस पे भी आ सकते हैं, बट वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इस पे एडवांस में भी बनते हैं, रीजनिंग स्टैट्स एडवांस में नहीं आते। वो हटा दो राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट रूल जो आप देख सकते हो शीट में, वो कॉस रूल, वो जैसे साइन रूल साइड और एंगल को रिलेट करता है, कॉस रूल भी साइड और एंगल को रिलेट करता है। कॉस रूल जनरली तब यूज करते हैं जब आपके पास दो साइड एक एंगल हो या तीन साइड, ठीक है। तो कॉस रूल आप दो केस में यूज कर सकते हो, आपके पास या तो दो साइड है एक एंगल है, और आपसे पूछा है कि भाई थर्ड साइड की वैल्यू आपको जरूरत पड़ गई, तो आप ये निकाल सकते हो। दूसरे में पूछा है तीन साइड दे रखी है और आपको एंगल की जरूरत पड़ गई है ना, तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो आपका कॉस रूल क्या करेगा, साइड्स और एंगल्स को रिलेट कर लेगा डायरेक्टली। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो कॉस से बता देता हूँ, कॉस बी कॉस सी उससे याद हो जाएगा, सारे रूल सिमेट्रिक होते हैं, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ये रख दो, दूसरा रूल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये cos ऑफ a निकालना है, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, स्मॉल c है, मेरे को cos a निकालना है, तो cos a के नेबर्स की साइड देखो, एडजेसेंट साइड क्या क्या है, b और c, इनका स्क्वायर ऐड कर देंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या है, a, इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 2 टाइम्स वही एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा आपके पास 2bc, ये आपका cos रूल है, ये cos a। ठीक है, इसी तरह कोई भी cos लिख सकते हो, जैसे cos b लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोई बताएगा, एडजेसेंट देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऑपोजिट वाली, और वापस नीचे 2x। cos c देखना है तो क्या करेंगे अपन, c era एडजेसेंट देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सामने क्या है माइनस का c स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा वापस एडजेसेंट। बात समझी, पक्का प्रूफ सिंपल है। जैसे मान लो क्या निकालें, cos b निकाल लो, जैसे ये परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिराया तो जरूरी तो नहीं कि बाइसेक्ट हो, मान लो ये x है और ये क्या हो गया, ये माइनस x, इस हाइट को h मान लो, पाइथागोरस लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे इसके अंदर, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इसमें लगाओ h स्क्वायर प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, इसको बोल सकते हो ना, पूरा लिखूं तो नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो, h स्क्वायर x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है,
यहाँ सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाएगा 2ax minus a square बराबर c square minus b square। ऐसा सब्ट्रैक्शन किए कोई कर सकते हैं ना, सब्ट्रैक्शन दो अपन से पक्का। अब यहाँ से x निकालना, x नहीं पता ना मेरे को, x निकालना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर x आता है, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a square plus c square minus b square upon 2a। यहाँ तक बात समझ में आई? दो बार पाइथागोरस लगा के सब्ट्रैक्ट कर दिया पक्का। cos की क्या होगा इसके अंदर, कोई बता सकता है? इसके अंदर cos की वैल्यू क्या होगी? x by c। तो यहाँ से अगर cos की निकालूंगा तो cos की क्या आएगा मेरे पास? x by c। अब x की जगह क्या रख दो, ये रख दो और नीचे c आ जाएगा, बन जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे के सारे किससे आएंगे? ज्योमेट्री से, पाइथागोरस से, ट्रिग्नोमेट्री से। बस अपन को उसके अलावा कुछ नहीं, बट अपन को रिजल्ट याद रखना। एप्लीकेशन के अंदर सिंपल एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल्स नहीं दे रखे आपको, बोला कि ये एंगल्स हमने नहीं दिए, हमने आपको साइड दे दी, जैसे 6 ले लेते हैं और ये 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एंगल निकाल सकते हो आप, जैसे आपको एंगल ए निकालना, तो आप क्या बोलोगे? cos से किसके बराबर आ जाएगा? 6√2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 into 6 into 6। अब cos के अंदर आपके पास लिबर्टी है, तो पॉजिटिव है तो किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और समझ गए, साइन में तो नहीं थी लिबर्टी आपके पास। तो अगर ये आपके पास प्लस आता है तो कैसा हो जाएगा? एक्यूट। माइनस आता है तो, और जीरो आ गया तो राइट एंगल। लीनियर क्या होगा? cos 90 जीरो होता है ना, जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, तो ये अपन यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया अपना? cos। जैसे यहाँ तीन साइड थी, दो साइड एक एंगल देके तीसरी साइड भी पूछी जा सकती है, ये अपन लगा देंगे उसमें। क्लियर है ये बात? पक्का? प्रूफ नहीं भी ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फॉर्मूला याद रखना और एग्जांपल दिमाग में ध्यान रखना कि हाँ कहाँ cos यूज कर सकते हैं। बट इनका कोई कॉपीराइट नहीं है कि यार इसमें cos ही यूज करेंगे, इसमें sin ना। आप कर सकते हो, अपन आगे भी और रूल्स पढ़ेंगे ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सेम तरीका आप चार अलग-अलग मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे प्रोजेक्शन रूल देखो।
चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर मैं दो साइड्स का कंपोनेंट ले लूं हॉरिजॉन्टल तो मेरे को क्या मिल जाएगी, तीसरी साइड। ठीक है, तो जैसे ट्राइंगल लेते हैं अपन, ये वाली से घटाता हूं, ये ट्राइंगल है अपना एबीसी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। मान लो स्मॉल ए को लिखना है बी और सी के टर्म्स। ठीक है, तो अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हो तो आप इसकी लेंथ बता सकते हो कि सी क्या होगा, सी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या लेंथ होगी इसकी, सी cos b, और इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ ये वाला b cos। तो a को क्या लिख सकते हो आप, c cos कैपिटल B प्लस b cos कैपिटल C। बात समझ में आई? दोनों की कंपोनेंट लेकर ऐड कर देंगे, थर्ड साइड पे चलेंगे। ऐसे ही बाकी सारी साइड पे लिख सकते हो। मान लो स्मॉल b लिखनी है तो क्या लिखोगे, a cos c प्लस c cos कैपिटल C लिखेंगे तो b cos कैपिटल A प्लस a cos कैपिटल। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिंपल है, याद कर जाएगा। अच्छा, एरिया निकालना तो बताया होगा पहले, एरिया देख चुके हो पहले। एरिया के अंदर क्या करते हैं, मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ये एक साइड मान लेता हूं मैं x, ये y, और ये बीच का एंगल है थीटा। तो एरिया को आप लिख सकते हो हाफ x y sin थीटा, हाफ x y sin थीटा। ये कैसे आता है, जैसे मान लो आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा था, हाफ बेस एक पता, तो मान लो मैं x को बेस लेना चाहता हूँ तो ये थीटा है, ये y है, y का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा इस पे, y sin थीटा। क्या बन गया, हाफ इनटू x इनटू y sin। अपन को तो क्या करना था, यहाँ से x पे परपेंडिकुलर तो डालना था, वर्टिकल कंपोनेंट तो y sin थीटा। क्लियर है? तो अब अगर मैं अपने ट्राइंगल के अंदर लगाऊं तो मैं एरिया को क्या लिख सकता हूं, मैं हाफ a b sin c भी लिख सकता हूं। a और b के बीच में क्या होता है, एंगल c होता है। और क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ b c sin a और हाफ a c sin ये भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों से अपन को क्या कर सकता है, एरिया। ये हालांकि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह हर जगह यूज पड़े, तो अपन वही देख रहे हैं पहले जो मेन स्किल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन रूल हो गया, ये एरिया हो गया। निकाल सकते हैं ना, ये अब जैसे मान लो ये 6 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया, तो क्या लिखोगे, हाफ इनटू 6 इनटू 5 इनटू sin 30, एरिया आ जाएगा। क्लियर? लिख लो। पहले मेंस में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी इसकी नेपियर साइकोलॉजी की, बट उन्होंने एडवांस का क्वेश्चन रिपीट कर दिया मेंस में, अगर डेटा चेंज करके, तो इसमें भी क्वेश्चन आया, तो ये भी अगर कोई याद रखना, पर वो लिख लो, फिर नेपियर साइकोलॉजी।
तो इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप ए और बी वाले याद रखना, फिर आप बी और सी और ए ये सब भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर tan ऑफ a माइनस बी बाई टू ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाता है cot c बाय टू। तो ये कहाँ यूज होता है ये बताता हूँ। तो ये जो है ये अपना a और b में रिलेशन है नेपियर्स एनालॉजी के अंदर, tan a माइनस b बाई टू बराबर a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c बाई टू। तो ये जैसे कहाँ यूज होगा, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया a प्लस b इक्वल टू जैसे कुछ भी 120 ले लो, ठीक है, और आपको मैंने दे दिया कि स्मॉल a की वैल्यू है सपोज √3 ले लेते हैं या √3 प्लस, स्मॉल b की वैल्यू ले लेते हैं √3 माइनस, और अब आपसे पूछा एंगल बताओ, एंगल भी बताओ, बाकी की साइड्स बताओ, तो आप नो डाउट साइन रूल कॉस रूल ये सब भी लगा सकते हो। बट अब आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है ये वाला। अब जैसे यहाँ से आप क्या बोल सकते थे, एंगल सी क्या आता है 60 डिग्री आता है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो आप एंगल ए के लिए साइड सी निकालो, फिर साइड सी निकाल के कॉस रूल लगाओ। इसके बजाय अपन वन स्टेप में यहाँ से भी कर सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू बराबर a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cot ऑफ 30, cot 30 क्या होगा √3, और by √3 नहीं होता 60 होता है, cot 30 क्या होता है √3 होता है। तो ये यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 1 के बराबर, tan थीटा 1 का होगा 45, तो a माइनस बी बाई टू आपके पास क्या आ जाएगा 45। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, एंगल ए एंगल बी निकाल सकते हो 105 और 15, ठीक है। ये जो डेटा है 105 और 15 ये अगर साइन में आप या कॉस में निकाल दो तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला ऐसा बनता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव है, बस ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता तो साइन कॉस नहीं लगा सकते थे, बस उसमें एक स्टेप ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा नेपियर्स एनालॉजी। इसी तरह से a और b के अंदर है तो आप क्या b और c में भी लिख सकते हो। tan b माइनस c बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, b माइनस c b प्लस c cot a बाई टू, और c माइनस a क्या होगा स्मॉल c माइनस स्मॉल a, स्मॉल c प्लस स्मॉल a cot कैपिटल B बाई, ये b बाई टू अंदर है पूरा cot, क्लियर है। ये अपना हो जाएगा नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, अगर ये याद रख सको तो बेटर है। मतलब साइन रूल, कॉस रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एंगल फार्मूला और इन रेडियस सर्कमरेडियस, इतने फार्मूला से आपके मेंस में दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी भी एडवांस में कोई अगर टफ चीज आएगी तो वो ऐसी होगी जो आप डिराइव कर सकते हो कोर्स, ठीक है, लिख सकते हो। एमएन रूल दे रखा है आपकी शीट में, बट एमएन रूल अभी मेंस के लिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। मतलब याद रख सको तो प्लस पॉइंट ही है, बट अगर याद रखने में दिक्कत होती है तो एटलीस्ट जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो पहले याद रखना है।
क्लियर वाला लिख दिया है? चलो नेक्स्ट चीज है अपने पास हाफ एंगल। तो हाफ एंगल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका tan, है ना। ये काफी बार यूज होगा, अपन ने इसको यूज भी किया होगा। याद हो तो अगर डिस्कशन में जो लोग आए थे, जब टेस्ट ऑफ नॉब्स का डिस्कशन हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 में यूज हुआ था। इसका जस्ट उल्टा था, मैंने कहा था एसओपी में देखना, ये वही चीज है। तो ये तीनों याद रख सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है, इसको नहीं भूलना। ये तीनों फिर इससे आ जाएंगे अपने आप, a की जगह b, b की जगह c रखना। तो sin a by 2 होता है रूट s minus b s minus c upon bc। cos of a by 2 होता है रूट ऑफ s s minus a upon bc। tan क्या होगा, दोनों का डिवीजन, डिवाइड कर देंगे तो रूट bc से रूट bc चला जाएगा। क्या आएगा आपके पास ऊपर रूट s minus b s minus c, नीचे क्या आएगा s s minus a। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर नीचे रूट s s minus a से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे क्या बन जाएगा s s minus a, रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा हेरोल्ड्स फार्मूला। ये क्या बन गया अपना डेल्टा हो गया। ये वाला फार्मूला इन सारे फार्मूला में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, tan a by 2 बराबर डेल्टा अपॉन s s minus। बात समझ आए? तो ये तीनों याद रखोगे तो ये अपने आप फ्रेम कर सकते हो। sin b by 2 क्या लिखोगे, चेंज कर दो इसमें, a की बस b की जगह a ले आओ, b की जगह a ले आओ, इसमें क्या आ जाएगा रूट ओवर s minus a s minus c अपॉन a। यहाँ पर क्या आ जाएगा b की जगह a ले आओ, बस s s minus, यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर b की जगह a की जगह b की जगह, ठीक है। यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास s minus a s minus c अपॉन s s minus b। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, tan b by 2 बराबर डेल्टा अपॉन s s minus। बात समझ आई? पक्का? यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, a की जगह c, c की जगह a, क्या बनेगा s minus b s minus a अपॉन में क्या लिख दोगे ab। यहाँ पर भी क्या करोगे सेम, a की जगह c, c की जगह a, तो s s minus c अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर ab, डिवाइड कर देंगे tan c by 2 क्या आ जाएगा, जब लाइन करा देंगे कंफ्यूजन ना। tan c by 2 क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे s minus b s minus c अपॉन में, सॉरी s minus a अपॉन में s s minus c, जिसको आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, डेल्टा अपॉन s s minus। डेल्टा वाले टर्म्स में चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन आगे जाने वाले जो इन रेडियस सर्कम रेडियस के फॉर्मूला है तो डेल्टा के टर्म्स में लिखेंगे, तो अपन इनको रिलेट कर सकते हैं। हाफ एंगल हो ना तो इन रेडियस पे जा सकते हो, इन रेडियस से हाफ एंगल पे आ सकते हो। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास, बट ये कोशिश करना याद रखने की, बहुत ज्यादा कभी काम नहीं आए बट स्टिल रिस्क नहीं ले सकते, तो ये याद रखना। हाफ एंगल मेंस के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली tan का हाफ एंगल, ठीक है। और ये वाला उसमें भी यूज होता है, अपन ने जैसे देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कभी-कभी ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये लिख लो।
है। चलो कैपिटल आर अपन ने वहां पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में साइन रूल भी पढ़ा था। a by sin a, b by sin b, c by sin c किसके बराबर होता है? 2r के बराबर। और अगर मैं 2 यहाँ ले लूं तो आपको याद होगा sin a को अपन ने एरिया से रिलेट किया था। हाफ bc sin a क्या बोला था अपन ने? डेल्टा। अपन ने एक और चीज बोली थी क्या? अपन ने इसके साथ साथ बोला था हाफ bc sin a ये किसके बराबर है? डेल्टा। यहाँ पर sin a की जगह क्या लिख सकते हो? a by 2r लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका कैपिटल R आ जाता है a b c by 4 डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सर्कम रेडियस पे क्वेश्चन आ सकता है। सारी साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स a, तो a b c by 4 डेल्टा। पता है सर्कम रेडियस क्या होता है? इन रेडियस के मल्टीपल फॉर्मूला है। थर्ड वाला जो लिखा है वो याद नहीं रहे तो चलेगा, बट फर्स्ट सेकंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है स्मॉल r बराबर डेल्टा बाय s। ये 10th क्लास में डिराइव भी करवाते हैं। सर्कल बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर और फिर ट्रायंगल के 3 टुकड़े करके एरिया ऐड करवाते हैं, उसको एडवांस के बराबर करते हैं। वहां से डेरिवेशन में नहीं जाना। r बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरिमीटर। अच्छा यहां से अच्छी ऑब्जर्वेशन देख सकते हो आप। इस r को आप क्या लिख सकते हो? यहां से ध्यान से देखो, डेल्टा बाय s है r। तो मैं इस r को क्या लिख सकता हूं? मैं इस r को ये भी लिख सकता हूं s - a tan a by 2। इसी तरह क्या लिख सकते हो इसको? ये भी डेल्टा बाय s है, ये भी क्या है? r के बराबर। इसको आप लिख सकते हो s - b tan b by 2। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर हाफ एंगल पता हो तो वैसे भी आ जाएगा। ये नहीं रटना, ये रट लेना, ये भी रट लेना, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो? s - c tan c by 2। अच्छा ये जनरली बोलते नहीं है, बट ये मैं रटने का बोल और उसका एक रीजन मैं बताता हूँ। तो इसमें देखो फोर्थ वाला अगर आप देखो, थर्ड तो वो साइन और कॉस के अंदर है, थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है। तो फोर्थ वाला है वो वाला देखो, 4 into कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ये देखा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इसके अंदर a b c तीनों को 60 रख दो तो ये क्या बन जाएगा? 30 sin 30 क्या हाफ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 into स्मॉल r बराबर कैपिटल। और कभी अगर आपको ये रिलेशन दिखे तो आप आंख बंद करके मान सकते हो कि कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मान लो आपको कुछ डेटा दिया और डेटा सॉल्व करते 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 आप इस रिजल्ट पर पहुंचे कि 2 into स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल में होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बाकी सारे ट्रायंगल में कैपिटल R स्मॉल 2r से बड़ा होता है। बराबर सिर्फ एक ही केस होता है, इस केस के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बात समझ में आई? पक्का? ये दोनों लिख लो, फिर मैं एक बार एक्स सर्कल समझा दूं। होमवर्क में ऐसा कर लेना, कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 3 लगाई नहीं अभी तक, तो रीजनिंग और स्टैट्स दोनों की रीजनिंग लगानी तो नहीं तो स्टैट्स की 3 लगा लेना। अच्छा फर्स्ट पेज पे एमएन रूल के अलावा अपन सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, वो मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे आपको पेडेंट ट्रायंगल, एक्सेंट्रिक ट्रायंगल, ये सब चीजें समझा रखी है। तो एक बार रीड मारना, जो चीजें थ्योरेटिकली समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, ठीक है। कि मेंस में तो नहीं आएंगे बट फिर भी अपन को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, है ना। अगर एडवांस में आगे आ गया तो हालांकि ऐसा कुछ देंगे तो वो थ्योरी कुछ देते हैं, अपन को डिराइव करनी होती है, बट फिर भी एक बार समझ लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी पॉइंट जो ऊपर से गया। तो एक बार ये जो एसओटी की 2 पेज की थ्योरी शीट है, ये एक बार रीड करके आओ। जो फॉर्मूले क्लास में देखेंगे वो तो सारे याद करके आनी है, क्योंकि कल अपन उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, फिर एसओटी का होमवर्क कर लेना जो 3 डीपी की, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर अपन एक्स सेंटर एक्स रेडियस के फॉर्मूला देख लो। तो जिनका रीजनिंग स्टैट्स बच गया वो खत्म कर लेना, और जिनका हो गया वो एसओटी के फॉर्मूले याद करके एक बार दोनों पेज खोल के रीड कर लेना, ठीक है।
कर देंगे। तो इन सर्कल में क्या होता है, तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसको इन सेंटर का आई बोलते हैं, रेडियस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। तीन सर्कल और होते हैं जो तीनों साइड्स को टच करते हैं, जो एक्सटर्नली बनते हैं, इनको बोलते हैं अपन एक्स सर्कल। ये है एक्स सर्कल ऑपोजिट टू ए, ये है एक्स सर्कल ऑपोजिट टू बी और ये है एक्स सर्कल ऑपोजिट टू सी। तो इसका सेंटर को अपन I1 बोलते हैं या IA भी बोल सकते हैं क्योंकि ये A के ऑपोजिट है। इसके रेडियस को बोलते हैं R1 या RA। ये हो जाता है अपना X रेडियस। क्या बोल देते हैं इसको अपन, X रेडियस। किसका, वो X सर्कल जो किसके ऑपोजिट बना है, A के ऑपोजिट। ये है X सर्कल ऑपोजिट टू B, ये है X सर्कल ऑपोजिट टू C। ये जो बनता है, ये जो सेंटर आता है ना इसका, ये कब आता है, जब B और C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, B के और C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों क्या करें यहाँ पर मीट करें। ये ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, बाहर बनता है जब अपन साइड्स को क्या करते हैं, एक्सटेंड। बात समझ में आई, क्लियर डायग्राम्स पक्का। ये A के सामने वाला R है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, I है। R1 या I1 भी बोल सकते हैं। इसी तरह ये RB या ये RB बोल सकते हो, R2 बोल सकते हो, सेंटर को IB या I2 बोल सकते हो और ये C के ऑपोजिट। ठीक है, इसका भी फार्मूला जो होता है ये ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे RA जो है ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस। वहां पर तो सिर्फ S आता है, यहाँ पे आ जाता है S माइनस है। और अगर आपने हाफ एंगल फार्मूला देखा है उसमें अपन क्या बोलते थे, डेल्टा अपॉन S माइनस A बराबर tan A बाय 2। डेल्टा अपॉन S माइनस A को आप बोल सकते हो S tan A बाय 2। इसी तरह RB हो जाएगा आपका डेल्टा अपॉन S माइनस B, जिसको आप बोल सकते हो S tan B बाय 2। और RC हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस C, जिसको बोल सकते हो आप S tan C बाय 2। इसमें कुछ और फार्मूलाज भी दे रखे हैं sin A बाय 2 cos B बाय 2 के टर्म्स के अंदर, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो कि अगर आपके पास cos B बाय 2 sin A बाय 2 पढ़ा भी है तो आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये फार्मूला याद रखिए, क्लियर है। ये अपने क्या हो जाएंगे तीनों x रेडियस हो, क्लियर पक्का। ये वाला साइड हो गया। तो लास्ट चीज देख लेते हैं, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर की लेते हैं। उतना डेटा अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार के लिए तो सफिशिएंट है। बाकी थ्योरी के कोई डाउट्स होंगे तो 5-10 मिनट तक वो डिस्कस करके उसमें कोई दिक्कत है तो वो देख लेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो एक बार अपन लेंथ देख लेते हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मीडियन की लेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 10th में आप लोगों ने डिराइव कर दी पाइथागोरस से, जिसका नाम एपोलोनियस थ्योरम होता है, डिराइव में नहीं करूंगा। और दूसरी चीज जो एंगल बाइसेक्टर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बार एडवांस में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाफ इनटू ऑल्टीट्यूड इनटू बेस, तो ये क्या होता है, उसमें कुछ अलग से स्पेशल चीज नहीं है। अपन एक बार यहां पे मैं मीडियन और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ लिख लेता हूं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड। मैं ए के अकॉर्डिंग लिख लेता हूं, आप उसको बी और सी के अकॉर्डिंग लिख लोगे। ठीक है, बी अगर ए से बी में जाते तो क्या करोगे, ए की जगह बी, बी की जगह बी से सी में जाना है तो बी की जगह सी, सी की जगह बी आ जाए। क्लियर, ट्रायंगल बना देते अपन पहले। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मान लो ये मीडियन है आपका एडी, तो अगर आपको मीडियन एडी निकालना है तो हाफ ऑफ रूट, ये बी ए सी एडजेसेंट है ना, 2b² + 2c² माइनस a स्क्वायर। एपोलोनियस थ्योरम के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, 2ad इधर भेज देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके a² भी इधर ले आते हैं, तो आपको वो फॉर्म ज्यादा फेमिलियर होगी। बट लेंथ के लिए अपन ये वाली फॉर्म याद रखें। अगर मान लो मीडियन b से डाला है सामने तो a और b आपस में क्या करते हैं ना, इंटरचेंज करते हैं, 2b² 2c² माइनस a² भी, अब आगे आ जाएगा 2a² 2c² माइनस b²। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार याद रख के क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर याद रह जाएगा। ठीक है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होगा, जैसे मान लो ये ट्रायंगल, अच्छा इसमें अगर ये सेंट्रॉइड है तो आप AG निकाल सकते हो, 2 इसको में डिवाइड करता है तो आपसे ये भी पूछी जा सकती है AG BG या CG वाली लेंथ, तो वो अपन निकाल सकते हैं। 2 इसको में डिवाइड करता है, एक पोर्शन 2/3 दूसरा 1/3। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में मान लो ये ABC है, ये अपन ने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो यहाँ पर इसकी लेंथ AE की लेंथ अपन क्या लिख देंगे, हार्मोनिक मीन क्या, B और C का हार्मोनिक मीन क्या हो, 2BC अपॉन B + C, और यहाँ पर बस अपने पास साथ के अंदर आ जाता है cos ऑफ B/,
ये आपको पेज नंबर 2 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 2 पे अगर लेंथ देखोगे तो वापस एक और से बाइट पर एडिशनल आएगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर में एडजेसेंट साइड्स का हार्मोनिक मीन और बीच वाला हाफ cos ऑफ a by 2। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है क्या आप लोगों को? AB अपॉन AC बराबर BE अपॉन BC। ये 9 पे बड़ी थी, याद रखना है ना। एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली साइड के भी टुकड़े करता है। कोऑर्डिनेट में भी काम आएगा, जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे ना और पूछे AE की लेंथ, तो आप क्या कर सकते हो, E पॉइंट निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला से और फिर डिस्टेंस लगा सकते हो। A और E के डिस्टेंस फार्मूला से ही है, कोऑर्डिनेट में भी पूछ सकते हैं ये। तो वहां पर फिर आपके पास एक ऑप्शन तो ये होगा कि लेंथ लगाओ फिर ये निकालो, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से E निकाल के लेंथ निकालो, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड में कोई अलग से फार्मूला है नहीं, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, आपको सपोज AF निकालना है, आपको पता है हाफ इनटू AF इनटू BC, BC को क्या बोलते हैं, स्मॉल है, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा, तो AF किसके बराबर आ जाएगा 2 डेल्टा बाय A। तो ये तो रटने की चीज नहीं है, तो आपको पता है, ये याद रखने की चीज है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार ये आज जो फार्मूलास देखे ये याद रखना, और थ्योरी नंबर पेज नंबर 2 से एक बार देख लेना, उसमें अच्छी चीजें बता रही है पेडल ट्रायंगल और एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के बारे में, और कुछ स्पेशल डिस्टेंसेस है उसमें कुछ नहीं चमकेगा तो पूछ लेना और कल क्वेश्चंस लगा लेने, ताकि फिर एसओपी की शीट कर सकते। क्लियर है बात? चलो, और जिन्होंने नहीं लगाया स्टैट्स और रीजनिंग को स्टैट्स रीजनिंग पहले पूछ लो।